Hi everyone, congratulations for coming in class 10. This is Sabah Said, and today we are going to deal with the chapter power sharing, which is your first chapter in civics. अब इस चैप्टर में ओवरव्यू में क्या सबसे पहले जो जो इसका तुम्हारा टाइटल है चैप्टर का पावर शेयरिंग, उसका मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर को शेयर करना। एक आदमी के हाथ में सारी ताकत, एक आदमी के हाथ में सारी पावर को ना होना, बल्कि उस पावर को कई लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे एग्जाम्पल अगर छोटा सा ले लो, एक मॉनिटर को मैंने अगर 10 तरह की जिम्मेदारियां दे दी और 10 तरह के काम दे दिए और कहा कि तुम्हें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो वो उसके लिए शायद पॉसिबल ना हो जाए हर काम को बाखूबी अंजाम देना अच्छे से कर पाने के लिए। लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है तो वो काम कर भी सकता है। लेकिन पावर शेयर करने से एक चीज़ ज़रूर होती है कि चीज़ों का हैंडल करने में थोड़ी आसानी होती है, प्लस लोग भी इतने खुश रहते हैं कि चलो एक हमारे भी आदमी को, एक हमारे भी ग्रुप के एक आदमी को ये काम दिया गया, हमारे ग्रुप के भी एक आदमी को काम दिया गया। अगर एक ही आदमी होता है तो क्या होता है कि कभी कभी हम उससे बहुत चिढ़ने भी लग जाते हैं कि यार इसी को मॉनिटर बना दिया, इसकी तो नहीं सुननी है हमें, तो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं। तो पावर शेयरिंग सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छा काम जो पावर शेयरिंग करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा प्रिवेंट करती है। एकदम तो ख़त्म नहीं कर पाती है, पर कुछ हद तक उसको रोकती है। तो कहने का अब ऐसा भी है कि बिना पावर शेयर किए भी वो क्लास का मॉनिटर हर काम करा सकता है, और वो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि वो कैसी उसकी पर्सनालिटी। अगर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है तो जाहिर है फिर वो अपने दमखम के बलबूते पे सब कुछ करवा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो थी वो तुम्हारी ये तुम्हारे मनमोहन सिंह ने भी रखी थी, उनकी भी थी, वो भी पीएम थे, और इंदिरा गांधी भी पीएम थे। लेकिन आज हम इंदिरा गांधी को याद करते हैं उनकी शख्सियत की वजह से, उनकी पर्सनालिटी की वजह से। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है तो उसे बहुत ज़्यादा पावर शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके दमखम से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके स्ट्रॉन्ग वो से पर्सनालिटी से वो काम करवा भी सकता है। बट उसमें कहीं ना कहीं फियर फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है और कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट भी होता है। लेकिन वो अलग बात है कि उस रिजेंटमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके खिलाफ लोग कभी कभी उनके अंदर होता है कि हाँ विद्रोह करने की भी टेंडेंसी डेवलप होती है। वो डिपेंड करेगा उस जो जिसके हाथ में सारा पावर है कि वो उस विद्रोह को किस तरीके से क्रश कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। फिर कमिंग टू द चैप्टर, फिर इसमें तुम्हारी बुक में 2 चीज़ों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम के बारे में क्या लिखा है कि बेल्जियम एक यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, जिसमें जो हमारे हरियाणा के स्टेट के बराबर है, लगभग उससे भी छोटी है इनफैक्ट। और इसके बॉर्डर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसके बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है कि प्रॉब्लम यहाँ ये हुई है कि बेल्जियम की कंट्री में भी इथनिक कॉम्पोजिशन इस कंट्री का बड़ा कॉम्प्लेक्स था। क्या मतलब होता है इथनिक का? इथनिक का मतलब बिलोंगिंग टू द सेम कल्चर, है ना, जिसकी एक हिस्ट्री रही हो। जैसे पंजाबीज हैं, हम उनको बोलते हैं कि वो इथनिक कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंजाब में रहने वाला हर आदमी सिख ही होता है, नहीं। पंजाब में रहने वाला आदमी मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि कॉमन एंसेस्टर्स हैं वहाँ के, उस जगह के कॉमन कल्चर चला आ रहा है, तो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस होता है। और वो उनका एक जैसे, लगभग हम उसे पंजाबीज कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं पंजाबी है वो। तो पंजाबी एक अपने आप में इतनी कॉम्पोजिशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वो पंजाबी मुस्लिम ही है या हिंदू ही है या सिख ही है या ईसाई है, ठीक है। तो इस तरह का जो पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, जिनका एक कॉमन पास्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन। तो इस कंट्री का, बेल्जियम का जो इतनी कॉम्पोजिशन था, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ ये कि जो टोटल पॉपुलेशन थी पूरी कंट्री की, उसमें सबसे ज़्यादा डच बोलने वाले लोग थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% थे। 59% वाले लोग तुम्हारे डच बोलने वाले थे। लेकिन जो उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स थी, वहाँ पे मामला उल्टा था। वहाँ पे 80% वाले लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% वाले हमारे डच स्पीकिंग थे। अब बात दूसरी आती है, जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग, बहुत ही अमीर थे, बहुत ही पावरफुल थे। और ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी वालों को थोड़ा सा पसंद नहीं आता था कि भाई इन्हें, अब जाहिर है उनके पास पैसा है, पावरफुल है, तो हर जगह वो आगे आगे बढ़ के जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो रहा है, उनकी एजुकेशन भी अच्छी थी तो उन्हें नौकरियाँ भी मिल जाती थी। तो इस तरीके से उनको बड़ा चिढ़ होती थी डच वालों की कि भाई हम जो हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हैं इनसे, ये लोग तो खाली ब्रुसेल्स में ही है ना, हम तो पूरी कंट्री में हैं, तो ये इतना राइज कैसे कर रहे हैं। लेकिन ब्रुसेल्स में क्योंकि फ्रांस वाले लोग ज़्यादा थे और ब्रुसेल्स कैपिटल थी, तो अगर हम लड़ाई झगड़ा होता दोनों के बीच में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती तो क्या होता, ब्रुसेल्स को लेके बड़े मसले पैदा हो जाते। क्योंकि ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी तो फ्रांस वाले लोगों की थी। वो कहते हम नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पे ज़्यादा, हमारी मेजॉरिटी यही है तो हमको अलग कर दो, कंट्री डिवाइड होने के चांसेस बन सकते थे। तो ये मसला वहाँ पे था। अब ये वहाँ पे थी जो वहाँ की प्रॉब्लम थी। दूसरी जो हमारे कंट्री जो हमें दे रखी है वो श्रीलंका के बारे में बता रखा है। श्रीलंका हमारा एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मतलब उसके चारों तरफ पानी होता है। हमारे तमिलनाडु से कुछ ही दूर पे है वो, थोड़ा सा एरिया के थोड़े ही से उस पर फ्यू किलोमीटर्स ऑफ है वो।
और उसमें भी करीब करीब 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, जितना कि हरियाणा में ही होते हैं। और श्रीलंका में भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स में मतलब बहुत सारे सोशल ग्रुप्स का मतलब कुछ वहाँ पे सिन्हाला एक लैंग्वेज है, सिन्हालीज एक लैंग्वेज है वहाँ के श्रीलंकन्स की। वहाँ बोलने वाले लोग 74% थे, तमिल बोलने वाले 18% थे। अब ये तमिल जो बोलने वाले थे, इसमें भी 2 तरह के तमिल थे। एक तो श्रीलंका के ही रहने वाले तमिल थे, और एक जो थे जो हिंदुस्तान से जाके वहाँ पे बस गए थे, ठीक है, हिंदुस्तान से ही जाके वहाँ पे बस गए थे, वो हमारे श्रीलंकन तमिल थे। अब जो श्रीलंकन तमिल से, वो जाहिर है वो तो सिनालिस जानते भी होंगे, लेकिन वो श्रीलंका तमिल से, अच्छा जो ये इंडियन तमिल से, इनके फोर फादर, इसके बाप दादा परदादा, कभी अंग्रेज उनको लेके चले गए थे, वहाँ पे बागान हुआ करते थे, चाय के बागान होते थे, वहाँ पर उन्होंने जो काम दिला दिया था, उसके बाद फिर वहीं बस गए, फिर वहीं के रह गए। तो अब जितने भी श्रीलंकन तमिल से बेसिकली जो पूरी कंट्री है उसके नॉर्दर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में थे, और जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे जनरली वो बुद्धिस्ट मजहब को फॉलो करते थे। बुद्धिस्ट मजहब लॉर्ड बुद्धा का जो मजहब होता है उसको फॉलो करते थे। और जो तमिल्स थे बेसिकली वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन 7% क्रिश्चियन था। अब हुआ क्या, अब बेल्जियम में क्या हुआ कि बेल्जियम में डच कम्युनिटी चाहती अगर, तो वो अपनी, क्योंकि न्यूमेरिक मेजॉरिटी थी, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स में वो ज़्यादा थे, तो चाहती तो वो अपने फ्रांस और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे अपना रोक दो दबा देती है, उनको दबा के रखती है और कहती है कि हम जो कानून बनाएंगे उस कानून को तुम्हें फॉलो करना चाहिए। लेकिन वैसे केसेस में क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, जिससे हो सकता था कि ब्रुसेल्स को लेके बहुत ही मेसी पार्टीशन हो जाता, बहुत ही तकलीफदेह पार्टीशन हो सकता। पार्टीशन का दुख तो हम लोग समझ सकते हैं इंडियंस, है। श्रीलंका में क्या था, सिन्हाला कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थी, वो भी चाहती तो अपनी इंटायर कंट्री पे अपनी मेजॉरिटी रख सकती थी। अब दोनों केसेस में क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो तुमने अब तक पढ़ा उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों को नज़र में आ रहे हैं, जो तुम्हें लग रहा है क्लास 10 के हिसाब से इंपॉर्टेंट तुम्हें लग सकता है, बेल्जियम कंट्री कहाँ पे है, यूरोप की है। एथनिक का मतलब कहाँ, एथनिक का मतलब तुम लोग को यहाँ पे साइड में लिख रखा है, एक ये एथनिक लिख रखा है। इथनिक कहा सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, जो सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं। ये इथनिक आ सकता है कि डिफाइन करो इथनिक टर्म क्या है, कैपिटल क्या है इसकी, ब्रुसेल्स है, किस तरह की पॉपुलेशन, क्या सोशल ग्रुप्स यहाँ रहते थे उनके बारे में आ सकता है। श्रीलंका के बारे में आ सकता है कि सोशल ग्रुप में कौन कौन लोग थे, जैसे कि मैं तुम्हें बताया सिन्हाला स्पीकर हैं, तमिल स्पीकर हैं, तमिल में भी 2 सब डिविजन्स थे, है ना, उस तरह की बातें, ठीक है। उसके बाद जो टर्म आया है तुम्हारे पास, वो जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का मतलब, मेजॉरिटिज्म का वर्ड का मतलब क्या है, वो तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ है कि आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही मेजॉरिटिज्म एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा मानना है कि हम अगर मेजॉरिटी में हैं तो हम अपनी पूरी कंट्री को जिस तरीके से भी रूल करना चाहें उस तरीके से हम रूल करेंगे, भले उसमें दूसरों की, माइनॉरिटी की बातें, ख्याल, ज़रूरतों को नज़रअंदाज ही भले क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन जो मेजॉरिटी कह रही है उसी चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए था। तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। उसके बाद जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, इलेक्शंस जो भी हुए तो उसमें वो लोग गवर्नमेंट बना लिया उन्होंने, और जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे थी उसने वहाँ में मेजॉरिटेरियन बिलीफ को स्टैब्लिश करना चाहा। उनको लगा इस तरीके से हम करेंगे तो सिन्हाला कम्युनिटी की जो मतलब डोमिनेंस है या उसकी सुप्रीमेसी है वो हम उसको मेंटेन कर पाएंगे, लोगों पे कब्जा हम अपना बनाए रखेंगे। और क्योंकि वो मेजॉरिटी भी थी तो मेजॉरिटी रहेगी तो जाहिर है वही कम्युनिटी जीत के वही इलेक्शन जीती और वही उसने सरकार बनाई। फिर हुआ क्या, सबसे बड़ी जो मुसीबत का जो जड़ बनी वो हुआ ना कि 1956 में, 1948 आप लिख लीजिएगा, मेजॉरिटेरियन क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और एक एक्ट पास हुआ 1956 में, एक एक्ट पास हुआ जिसमें ये हुआ कि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और जिसमें तमिल्स को बिल्कुल डिसरिगार्ड किया गया, तमिल लैंग्वेज की कोई अहमियत नहीं दी गई। कहा कि सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि सारे सरकारी कामकाज हमारे इसी भाषा में होंगे, है ना। तो अब सरकारी कामकाज अगर हम कहीं जा रहे हैं और मान लो फ्रेंच में वहाँ पे सारा ऑफिशियल कामकाज है तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कि हम कैसे करेंगे, हमें तो आती ही नहीं है। तो ये मसला कर दिया गया एंड गवर्नमेंट ने बड़ा ही प्रेफरेंशियल पॉलिसी रखी। प्रेफरेंशियल पॉलिसी मतलब एक पर्टिकुलर सिन्हाला अगर कोई किसी पोजीशन पे अप्लाई कर रहा है या यूनिवर्सिटी के लेवल पे अप्लाई कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब के लेवल पे अप्लाई कर रहा है तो उसी को हम मतलब वो कर देंगे, उसी को जॉब देंगे, ठीक है। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेट जो है
वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसका ख्याल रखेगा कि वो बढ़े चढ़े, लोग बुद्धिज्म को फॉलो करें। तो अब जब स्टेट कभी किसी भी रिलीजन को जो फॉस्टर करने लगता है या प्रोटेक्ट करने लगता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस एक तरीके से कहा जाए तो उस पर्टिकुलर रिलीजन को वो प्रमोट करता है, बढ़ाता है कि लोग उसे फॉलो करें। कभी कभी क्या होता है, कुछ अलाउंसेस भी देते हैं, जैसे अंग्रेजों ने दिया था यहाँ पे कि क्रिश्चियनिटी कबूल करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे बाप दादा की ज़मीनें जो होगी तुम्हें हम दे देंगे, जो भी कब्जा किए हैं, जो भी जैसे भी हम तुम्हें वापस कर देंगे, तुम्हें पैटर्नल प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। या और भी चीज़ों के जो होते हैं लालच देते हैं लोग, तो क्या ताकि पर्टिकुलर मजहब को वो फॉलो कर सकें। तो ये काम इन्होंने किया। अब जब ये एक के बाद एक ये गवर्नमेंट जो इस तरह के तरीके अपनाने लगी कि भाई सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, उन लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको नौकरियों में प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन पे नौकरी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के तमिल से उनको लगा कि जैसे हमें एक तरीके से किनारे कर दिया गया है। उनको लगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर कर रहे हैं वो उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर को इज्जत नहीं दे रही है, उनकी लैंग्वेज उनके कल्चर को अहमियत नहीं दे रही है। भाई हम भी तो यहीं के हैं ना, भाई श्रीलंकन तमिल्स तो वहीं के थे ना, बोलते तमिल थे, इन्फ्लुएंस हो जाता है ना। जैसे पंजाब में जो सिंध एरिया है वहाँ पे लोग पंजाबी बोलते हैं, तो कभी कभी पास के कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ जाता है। तो अब वो बोल रहे हैं तमिल, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि वो इंडियन तमिल्स हैं, तमिलनाडु के लोग हो गए, नहीं ना, वो तो श्रीलंका के ही लोग थे। उन्हें बड़ा बुरा लगा इस बात का कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, उन्हें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रही, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है, और उनके इंटरेस्ट को, उनके जो भी है उनका जो फ़ायदा जिसमें भी उसमें होता है, उस सारी चीज़ों को वो क्या कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है। जिसकी वजह से क्या हो गया कि रिलेशन जो थे सिन्हाला के और तमिल कम्युनिटी के दिन ब दिन जो थे वो तल्ख होते गए, स्ट्रेंड होते गए, ख़राब होते चले गए। श्रीलंकन तमिल्स ने फिर एक पार्टी लॉन्च की। उन्होंने कहा भाई हमें तो करना है। उन्होंने श्रीलंकन तमिल ने एक पार्टी एंड स्ट्रगल की, नहीं भाई तमिल भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, और उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, एक रीजन हमें दे दो, हम उसमें अपना ही करेंगे, हमारा कल्चर रहेगा और अपने हमारा काम वहाँ पे चलेगा, और ताकि हम अपने आप को भी बस एक एजुकेशन सिक्योर कर सकें, जॉब सिक्योर कर सकें। पर जो उनकी डिमांड थी, बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। ये बार बार ये बात कह रहे थे, लेकिन इनकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जा रही थी। फिर 1980 तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, जिसमें तमिल इलम है, जिसके लिए कहा जाता है कि LTT बोलते हैं जिसको, वो आई, और उसने बहुत ज़्यादा एक सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर होता है जब आपस में ये लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, जब कोई बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ऐसा होता है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है जो कोई एक प्रो में होता है और एक कोई अगेंस्ट में होता है, तो आपस में ये लोग जो लड़ भड़ जाते हैं, तो वो उसकी वजह से एक तरह से सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो गई, और दोनों तरफ की दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत सारे लोग मारे गए, काफ़ी लोगों को वो कंट्री को छोड़ना पड़ा, रेफ्यूजीज की तरह से काफ़ी लोगों को अपना खाने पीने का जरिया जो है वो ख़त्म करना पड़ा। तो सिविल वॉर की वजह से जो श्रीलंका की इकोनॉमी जो डेवलपमेंट हो रहा था वो एकदम से सेटबैक हो गया और वो एकदम से रुक गया। तो बेटा इससे जो सवाल इस सेक्शन से आ सकते हैं कि मेजॉरिटिज्म श्रीलंका में क्या होता है, क्या रीज़न था कॉन्फ्लिक्ट का, क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से श्रीलंका में प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रीलंका का एकदम से क्यों रुक गया, सिविल वॉर की क्या वजह बनी, है ना। इन सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर कर लो। चाहो तो कमेंट में इसके आंसर्स लिख के, नहीं तो या भी जो भी डाउट्स हैं वो लिखो, या तुम्हें लग रहा है एक पर्टिकुलर सवाल तुम्हें कोई ऐसा जहन में आ रहा है जिसका लग रहा है कि अगर ये सवाल इस एरिया से पूछा जा सके तो उसका जवाब हम क्या देंगे, तो वो मुझे लिखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ पे दिक्कत हुई है। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर। टिल देन बाय।